हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर की। आप सभी को पता है, इसके पहले की वीडियो में हमने क्वालिटीज और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटेल में डिस्कस किया और मैंने उसके बेसिक्स और फंडामेंटल्स बताने की भी कोशिश की है फ्रॉम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल, ताकि आपके फ्यूचर में जब भी आप एज ए एंटरप्रेन्योर के तौर पे काम करो या एज ए एंटरप्रेन्योर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करो तो आपके लिए वो ज्यादा बेनिफिशियल साबित हो। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि भाई साहब एंटरप्रेन्योर को कौन कौन से ऐसे फंक्शन है जो करने पड़ते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस में सबसे पहला फंक्शन दिया है इनोवेशन। मेरा प्रोडक्ट किसी और प्रोडक्ट से किस तरीके से बेहतर है, तो उसके लिए मुझे मार्केट में अवेलेबल रिसोर्सेस का इस्तेमाल करना होगा और मुझे नए नए कॉम्बिनेशंस तैयार करने होंगे प्रोडक्शन लाइन में, ताकि मार्केट में एक नया प्रोडक्ट निकल कर आए। जब कोई प्रोडक्ट नया होता है जो कस्टमर्स के वांट को सेटिस्फाइड करता है और उस वांट को सेटिस्फाइड करते हुए अगर कस्टमर को नेसेसिटी भी है तो ऑब्वियसली फ्यूचर में आपके जो बिजनेस है वो सक्सेसफुल होने वाला है, क्योंकि कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से आपने उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। इसीलिए आपका जो प्रोडक्ट होता है वो इनोवेटिव प्रोडक्ट होना चाहिए, ताकि वो कस्टमर के सेटिस्फैक्शन को मिले, कस्टमर की वांट को सेटिस्फाइड करे और उसकी जो जरूरत है उसको भी पूरा कर पाए। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। एक एंटरप्रेन्योर का काम होता है बिजनेस को चलाना, ठीक है। बिजनेस को सेटअप करने से लेके बिजनेस को सक्सेस बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए एंटरप्रेन्योर का योगदान बहुत ज्यादा अहम होता है। तो इसके लिए उसके पास एक मकसद होना चाहिए, एक ऑब्जेक्टिव, एक एम होना चाहिए। जब तक उस ऑब्जेक्टिव के लिए वो काम नहीं करेगा, डिटरमाइन नहीं करेगा कि भाई मेरा मकसद क्या है, मेरे बिजनेस को मैं किस आयाम तक ले जाना चाहता हूँ, मेरे बिजनेस की को किस ऊंचाइयों तक मैं ले जाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे उसके ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करने की जरूरत होती है। और एक एंटरप्रेन्योर का काम होता है कि उसके प्राइमरी और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव का डिफरेंस, यानी मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए और सेकेंड प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, और उसको ये जो दो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव, उसमें से उसे कौन सा सिलेक्ट करना है वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, डेवलपमेंट ऑफ मार्केट। मार्केट का डेवलपमेंट एक एंटरप्रेन्योर के कंधे पर होता है, क्योंकि वो उसकी जिम्मेदारी होती है। अब आप बोलोगे सर कैसे जिम्मेदारी होती है? माय डियर, एक प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए आपको क्या किसी भी तरीके की मार्केटिंग टेक्निक को इस्तेमाल करने के लिए आपको 4P की रिक्वायरमेंट होती है। एक होता है प्राइस, एक होता है प्लेस, एक होता है आपका प्रमोशन एंड सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका प्रोडक्ट। जब तक वो चार चीजों के ऊपर फोकस नहीं करेगा तब तक वो मार्केट को डेवलप कर ही नहीं सकता। हर एंटरप्रेन्योर या तो प्रोडक्ट में डील करता है या फिर सर्विसेज में डील करता है। तो प्रोडक्ट और सर्विसेज में डील करते हुए को ये समझ में आना चाहिए कि वो कस्टमर्स की डिमांड को फुलफिल कर पा रहा है या नहीं। अगर वो कस्टमर की डिमांड को कंसिस्टेंट तरीके से फुलफिल कर पा रहा है तो मार्केट में आने वाले टाइम में उस एंटरप्रेन्योर का दबदबा बनने वाला है। ये बात तो कंफर्म हो गई है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे हम लोग, न्यू टेक्नोलॉजी। किसकी बात करेंगे हम लोग? न्यू टेक्नोलॉजी। माय डियर, मेरे को एक बात बताओ, जैसे जैसे सेंचुरी आगे बढ़े, जैसे जैसे टाइम पीरियड आगे बढ़ रहा है, नए नए इनोवेशंस मार्केट में हो रहे हैं। हर प्रोडक्ट के अंदर इनोवेशन है, मोबाइल फोन से लेके आप कंप्यूटर्स तक बोलो, लैपटॉप तक बोलो, इनोवेशंस की भरमार है, एप्लीकेशंस की भरमार है। तो ग्लोबल वर्ल्ड में सर्वाइव करना है तो यू हैव टू टेक दी टेक्नोलॉजी एज अ बाय प्रोडक्ट। आपको टेक्नोलॉजी को लेना ही पड़ेगा, उसे अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। तो मार्केट में जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होती है या मार्केट में जब भी नई टेक्नोलॉजी के बेसिस पर कोई मशीनरी या एडवांस टेक्नोलॉजी आती है और या ऐसा कोई प्रोडक्ट या ऐसा कोई मेथड जो साइंटिफिकली आपके प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकता है, इन सभी चीजों को आपको क्या करना है? अडॉप्ट करना है। क्योंकि एंटरप्रेन्योर चाहता है उसका बिजनेस प्रॉफिट मेकिंग हो। उस प्रॉफिट के मेकिंग को बनाए रखने के लिए आपको नए टेक्नोलॉजी में निवेश जरूर करना है।
आपको याद होगा जब जियो आया था तो जियो के पहले वोडाफोन, आइडिया, ठीक है, एयरटेल, फिर टाटा, टाटा डोकोमो, रिलायंस इंडिया मोबाइल, फिर उस टाइम पे एयरसेल भी था, उसके बाद एमटीएनएल, बीएसएनएल के फोन्स भी अवेलेबल थे। तो ऐसे बहुत सारे कार्ड, सिम कार्ड फैसिलिटी, यानी जो डेटा प्रोवाइडर्स हमारे पास अवेलेबल थे। लेकिन जब जियो आया तो जियो ने मार्केट को इस तरीके से क्या डोमिनेट किया कि ऑलमोस्ट सारी कंपनियां बंद होने की कगार पर आ गई। अब कुछ कंपनियां अभी भी चालू है, जिसपे वोडाफोन और आइडिया ने दोनों ने कंबाइन करके वी कंपनी चालू कर दी, एयरटेल ने। तो उन्होंने जितने भी कंपनियां इससे पहले मार्केट में अवेलेबल थी वो उन्होंने टेक्नोलॉजी में पैसा लगाया हुआ था और वो टेक्नोलॉजी का पैसा रिकवर हो रहा था। जियो ने न्यू टेक्नोलॉजी फाइबर ऑप्टिक में पैसा लगाया। अब ये पुरानी कंपनियों ने तो रिकवर ही नहीं कर पाए, तो भाई साहब उनको तो एक झटका लगना ही था। और तब तक जियो ने क्या किया, नई टेक्नोलॉजी में पैसा लगाकर मार्केट में हाहाकार मचा दिया और वो ग्लोबल लीडर बनने के कगार पर पहुंच गया। लेकिन बाकी के जो कंपनियां है वो सर्वाइव कर रही है, यस सर्वाइव कर रही है, बट दे आर ऑल्सो इन्वेस्टिंग इन न्यूअर टेक्नोलॉजी। नई टेक्नोलॉजी पर पैसा लगाना पसंद करते हैं क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आपको लंबे समय तक प्रॉफिट कमाकर दे सकती है, क्योंकि इट brings to increase in efficiency as well as effectiveness। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं गुड रिलेशंस। मुझे याद है जब मैं पहले टाटा डोकोमो का कार्ड इस्तेमाल, पहले वोडाफोन था, उस नंबर को मैंने टाटा डोकोमो में कन्वर्ट किया, उसके बाद मैंने उस कार्ड को एयरटेल में कन्वर्ट किया। तो सब जितनी भी कंपनियां हैं ना मार्केट में, सबका एक प्रॉब्लम था पहले कि दे आर नॉट बोलते हैं नोन फॉर देयर सर्विसेज। अभी आप लोग बोले नहीं तो सर्विस बहुत अच्छी मिलती है, भाई सब सेंटर पे एक जैसी सर्विसेज नहीं मिलती है। तो मैं जब पहले वोडाफोन में फोन करता था, सर मेरा बैलेंस होते हुए भी आपने डिडक्ट कर लिया, सर ये रीजन है वो रीजन है, तो मैंने परेशान होकर मैंने टाटा डोकोमो में कन्वर्ट किया। फिर टाटा डोकोमो पे मेरे को बिल हैवी आने लगे, उसके बाद फिर मैंने एयरटेल में कन्वर्जन लिया, एयरटेल में मुझे पोस्टपेड का कार्ड था। तो इस तरीके की सर्विसेज, बट जब अब क्या हो गया मालूम है, मार्केट कॉम्पिटिटिव हो गया। जियो आने की वजह से सबके अंदर एक बोलते हैं ना खतरे का माहौल हो गया। कैसे? क्योंकि अब लोगों को समझ में आएगा कस्टमर रिलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले क्या होता था, कस्टमर का लेट डाउन है, ठीक है ना, जहाँ ऑप्शंस अवेलेबल थे, लेकिन दे सब सर्विस सेंटर एक जैसा ट्रीटमेंट नहीं करते थे। बट अब उनको ट्रीटमेंट करना है क्योंकि उनको पता है कस्टमर्स के पास इजीली ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर एयरटेल अच्छी सर्विस नहीं देगा तो वो वोडाफोन आइडिया की तरफ जा सकते हैं, वोडाफोन आइडिया अगर अच्छी सर्विस नहीं देता तो लोगों के पास जियो का ऑप्शन है, तो लोगों के पास सर्विसेज अवेलेबल है। जियो फाइबर आया तो उसके बाद अभी क्या किया जाए, तो वोडाफोन आइडिया और एयरटेल ने भी फाइबर जैसे प्लान्स लॉन्च कर दिए। तो ये सारी चीजें होती है, एयरटेल ने फाइबर लॉन्च किया, तो ये बाकी की दो कंपनियां पीछे क्यों रहेगी, उन्होंने भी लॉन्च किया। तो उनके बीच में कंपटीशन अच्छा है। कंपटीशन का एडवांटेज कस्टमर को मिल रहा है, बिकॉज हर कंपनी कस्टमर्स के साथ एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करना चाहती है। तो हर एंटरप्रेन्योर का काम क्या है कि वो सुपेरियर और जूनियर सबऑर्डिनेट है, उनके साथ तो रिलेशन मेंटेन करना ही करना है, लेकिन कस्टमर के साथ भी अच्छा रिलेशन मेंटेन करे, क्योंकि अच्छे रिलेशन से बिजनेस सालों साल चलने वाला है और वो लॉन्ग टर्म एफिशिएंसी के साथ काम करता है। नेक्स्ट बात करेंगे ऑर्गेनाइजिंग फंड्स। एक एंटरप्रेन्योर का काम क्या होता है, बिजनेस को खड़ा करना है, बट खड़ा करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर अगर होगा तो वह है पैसा। क्योंकि लोगों अगर पैसा ही नहीं है, इफ देयर इज नो कैपिटल यू कैन नॉट इन्वेस्ट इन लैंड। आप जमीन पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते, मशीनरीज पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आप अच्छे मैनेजमेंट स्टाफ को अपॉइंट नहीं कर सकते, आपके लिए कोई काम नहीं करेगा। तो एक एंटरप्रेन्योर का काम क्या है, वो फंड्स को इजीली ऑर्गेनाइज कर ले, अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को कंबाइन कर ले, एडुकेट फाइनेंस होना चाहिए, ताकि जैसे एक बॉडी होती है ना, बॉडी के अंदर जिस तरीके से ब्लड की जरूरत होती है, उसी तरीके से किसी भी बिजनेस को स्मूथली कंडक्ट करने के लिए पैसे की जरूरत होती है, फंड्स की जरूरत होती है। और अगर आपके साथ आपका रिलेशन आपके इन्वेस्टर के साथ अच्छा है, साथ ही साथ आप अपने इन्वेस्टर को टाइमली रिटर्न दे रहे हो, तो आपका इन्वेस्टर आपके कंधों पर हमेशा फंड्स रखेगा एक जिम्मेदारी के साथ। तो एंटरप्रेन्योर हमेशा फंड्स को इजीली बोलते हैं एडजस्ट कर लेगा, अरेंज कर लेगा, तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर बिजनेस एज वेल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, टेकिंग डिसीजंस। एक एंटरप्राइज क्या होता है, एक एंटरप्रेन्योर क्या होता है, उसका एक काम होता है कि भाई मार्केट में एक मौका आया है, उस मौके को हमें करना है खराब, तो उसका डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है और वो डिसीजन
टाइमली होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अच्छा अच्छा ऐसा है क्या, हाँ सोचेंगे सोचेंगे फिर बताएंगे, ऐसा नहीं, ये रवैया नहीं। बिजनेस है, टैक्टिक्स, कैलकुलेशंस। एक एंटरप्रेन्योर बिजनेस का चलाता है तो उसके माइंड में कैलकुलेशंस भरपूर रहता है। हाँ ऐसा होगा, ये होगा, ये होगा, हाँ मेरे को प्रॉफिट हो रहा है क्या, हाँ मेरे को डिसीजन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, मैं इन चीजों का अरेंजमेंट कर सकता हूँ क्या, मेरे पास फंड अवेलेबल हो सकता है क्या, मेरे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है क्या, मेरे पास स्टाफ काम करेगा क्या, मेरे पास इतने स्टाफ अरेंज कर सकता हूँ क्या, वगैरह। प्रॉपर माइंड में पूरा ना मैप बना लेता है वो, प्लानिंग से लेके ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग सब कर लेता है वो। तो उसको डिसीजन लेना बहुत आसान है, क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर एक इनोवेटर होता है जिसके कंधों पर जिम्मेदारियां होती है, उसके बिजनेस को चलाने की भी जिम्मेदारी, और आपके कंपनी में जो स्टाफ रहता है उसके घर को चलाने की जिम्मेदारी पे एंटरप्रेन्योर के कंधों पर होती है। क्योंकि एंटरप्रेन्योर ही है जो देश के कदमों को, ठीक है, देश के कदमों पे यानी विकास के कदमों पर कदम रखने की कोशिश करता है, और एंटरप्रेन्योर ही अपनी मेहनत से बिजनेस को कहीं ना कहीं आगे ले जाने की कोशिश करता है, जिससे उसके स्टाफ का भी डेवलपमेंट होता है, पर्सनल लेवल पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनकी भी इंक्रीज होती है। तो इसीलिए टाइमली डिसीजन लेना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंटरप्रेन्योर के कुछ और फंक्शंस भी होते हैं, वो आप लोग अपनी तरह से कर सकते हैं। फिलहाल फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर में इतनी बातें तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी दिक्कत आती है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो माय डियर स्टूडेंट्स ज्वाइन करो, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की बहुत जरूरत है। अगर आप लगातार वीडियोस को सपोर्ट करते रहोगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मुझे और अच्छी तरीके से काम करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अकाउंटेंसी का पूरा सिलेबस मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाकर रखा हुआ, टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाओगे या डिस्क्रिप्शन पे लिंक से आप अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। देयर इज नो नीड टू स्पेंड मनी ऑन अदर थिंग्स। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया। मिलता हूं मैं आपको अगली वीडियो में एक और नए लेक्चर वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।